हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं राजकुमारी मीरा की कहानी। चैप्टर 56। राजा चंद्रसेन ने सभी को अपनी बातों में इस तरह फंसाया कि सभी को अब उनकी बातें ही सही लग रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अंश और रूपाली की गलती छुपाकर सारा इल्जाम माही पर लगा दिया, जिससे अब सभी को यही लग रहा था कि जो भी अभी हुआ है वह सभी माही की गलती है। वही है जो सभी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। वैसे भी बहुत से लोग थे जो माही को पहले दिन से पसंद नहीं करते थे। ऊपर से एक अनाथ लड़के के पास इतनी खास और शक्तिशाली शक्तियां होना, यही सोच सोच कर लोगों को उससे जलन होने लगी थी कि कैसे एक गरीब लड़के के पास इतनी शक्तियां आ सकती हैं। वही माही भी राजा चंद्रसेन के इरादों को समझ रही थी। तभी पीछे एक चापलूसी से भरी आवाज आई, राजा साहब एकदम सही कह रहे हैं प्रधानाचार्य जी। जिसे सुन सभी की नजर पीछे खड़े रामाकांत जी पर गई, जो अपने पोते के साथ तेजी से उन्हीं की तरफ आ रहे थे, जिससे उनका मोटा पेट और छोटा शरीर किसी गेंद की भांति लग रहा था। उन्होंने आगे बढ़ते हुए अपनी घृणा भरी नजरों से एक नजर माही की तरफ देखा और एक कुटिल मुस्कान लिए सामने खड़े लोगों की तरफ बढ़ गए, जिसे देख प्रधान अध्यापक जी ने उनसे सवाल किया, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। जिसे सुन वाइस प्रिंसिपल ने लालची भरा चेहरा बनाते हुए अपने पोते को आगे करते हुए कहा, वैसे तो मैं आपको सभी को यह बात नहीं बताना चाहता था, परंतु अब जब इस लड़के ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, तो बस एक और सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ समय पहले इसी लड़के ने मेरे मासूम पोते को अकेडमी में आने के पहले दिन ही बहुत प्रताड़ित किया। इसने इसे बुरी तरह घायल भी किया, जिससे मेरा पोता कई दिनों तक खड़े होने के काबिल भी नहीं रहा। यह लड़का बहुत ही खतरनाक और पागल है, जो बिना किसी वजह से दूसरों से लड़ता रहता है। जिसे सुन सभी ने हैरानी से माही की तरफ देखा। वहां आए सभी अध्यक्षों में से किसी को भी इस बात के बारे में पता नहीं था कि माही ने इस तरह अपने सीनियर को मारा है, क्योंकि इस बात को गुरु धनाचार्य जी ने वहीं उसी समय दबा दिया था, जिस बात का गुस्सा उन्हें आज तक था। परंतु जब आज वाइस प्रिंसिपल जी को अच्छा मौका दिखाई दिया कि वह आज इस नीच लड़के को सजा दिला सकते हैं, तो उन्होंने जल्दी से आगे बढ़ते हुए सारी गलती माही पर डाल दी और खुद के पोते को मासूम साबित कर दिया। जिसे देख वहां खड़े गुरु धनाचार्य जी बहुत ही अधिक गुस्से में रामाकांत जी की तरफ देख रहे थे। वह माही की तरफ से सच्चाई देने के लिए आगे बढ़े, पर माही ने अपनी आंखों के इशारे से उन्हें अभी चुप रहने के लिए कहा। जिसे देख वह अपने गुस्से को दबाकर वहीं खड़े रहे। वह समझ गए थे कि यह सभी मिलकर माही को फंसाना चाहते हैं और अपनी सभी गलतियों को छुपाकर सारा इल्जाम माही पर डालना चाहते हैं। अचानक वहां बहुत से कदमों की आवाजें आने लगी, जो बहुत तेजी से प्रतियोगिता मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी गति और चलने की शक्ति इतनी तेज थी कि उनके कदमों की आवाज इस समय पूरे प्रतियोगिता मैदान में गूंज रही थी। वहीं इस आवाज को सुनकर राजा चंद्रसेन, जो अपने बेटे और बेटी को संभाल रहे थे, अचानक उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल गई। उनकी आंखें इस समय सितारों की तरह चमकने लगी। वह जान गए थे कि यह कंपन पैदा करने वाले पैरों की आवाज और किसी की नहीं, बल्कि उनके शाही सैनिकों की फौज है। जिसे सोच उन्होंने एक नजर सामने खड़ी माही की तरफ देखा, जो इस समय उन्हें ही देख रही थी, जिसके कारण उन दोनों की आंखें मिली। इस समय माही की काली आंखें बिल्कुल शांत थी, जैसे उसे इस तमाशे से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। वही माही को इस तरह बेपरवाह देखकर राजा चंद्रसेन के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होकर गुस्से में बदल गई। उन्होंने अपने मन ही मन अपने सामने खड़े लड़के को कई गालियां दी, पर अभी वह इस समय इस लड़की की शक्ल देखकर अपनी खुशी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने माही से अपनी नजरें हटा ली। उन्हें अब इंतजार था अपनी शाही सेना का, जो आकर इस कमीने लड़के को उसका सबक सिखाएगी और उसके बाद वह उसे अपने राज्य ले जाकर ऐसी सजा देंगे जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। वही माही, जो राजा के मन की बातों को अच्छे से समझ गई थी, उसने एक नजर गुरु धनाचार्य जी की तरफ देखा, जो इस समय हैरान परेशान से यह सोचने में लगे हुए थे कि वह किस प्रकार माही को बचाए। तभी उनकी नजर माही पर गई, जिसने अपनी आंखों से उन्हें कुछ इशारा किया। जिसे समझ गुरु धनाचार्य जी कुछ देर के लिए वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों में इस समय हैरानी और माही के लिए घबराहट साफ नजर आ रही थी। जिसे देख माही ने अपनी आंखों से उन्हें आश्वासन दिया कि वह सब संभाल लेगी।
माही ने उनसे नजरें फेर ली और अपने पास खड़े संत देवांश की तरफ देखने लगी। वही माही को अपनी तरफ देखता पाकर संत देवांश ने माही की तरफ देखा। तभी माही ने उनसे थोड़ा पास आते हुए कहा, आपको यहाँ से जाना चाहिए। जिसे सुन संत देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही अपने स्थान से हिले। जिसे देख माही ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, यह जंग मेरी है और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण अब कोई और भी मुसीबत में पड़े। मैं पहले भी आपसे सहायता ले चुकी हूँ। अब मैं अपने कारण आपको मुसीबत में नहीं डाल सकती, जिसका एहसान शायद मैं जिंदगी भर भी ना उतार पाऊँ। पर मैं अब और आपको परेशानी नहीं देना चाहती हूँ। वही संत देवान, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने माही की बातें सुनी ही ना हो, वह अभी भी अपने स्थान पर खड़े थे। जिन्हें देख माही ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आप अभी यहाँ से जाइए। मैं कुछ समय बाद आपको बाहरी जंगल की चोटी पर मिलूंगी। जिसे सुन संत देवान समझ गए कि माही कुछ तो ऐसा करने वाली है जिसके कारण वह यहाँ किसी भी अपने को रुकने नहीं देना चाहती। जिसे सोचकर उनकी आंखें चमक उठी। इसका मतलब माही उनकी परवाह करती थी। वह यहाँ से जाना तो नहीं चाहते थे, परंतु वह यह भी जानते थे कि अगर वह हर समय माही की सहायता करते रहे तो माही कभी भी अपने उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाएगी जहाँ वह उसे देखना चाहते थे। इसलिए चाहते हुए भी वह आगे बढ़कर कुछ नहीं कर सकते। पर तभी उन्होंने माही की तरफ देखते हुए इतने समय में पहली बार कुछ कहा, मैं जा रहा हूँ, पर तुम अपने साथ काल को रखना। जिसे सुन माही ने एक नज़र सामने की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए अपना सर हाँ में मिला दिया। वहीं प्रधान अध्यापक जी और बाकी सभी के बीच में इतनी बहस चल रही थी कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि उनके बीच उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण लोग धीरे धीरे वहां से जा चुके हैं। तभी एक तेज धार के साथ एक बड़ा सा चील प्रतियोगिता मैदान के ऊपर दिखाई दिया, जिसके ऊपर एक बहुत ही विशाल शरीर का व्यक्ति बैठा हुआ था, जो धीरे धीरे प्रतियोगिता मैदान की तरफ बढ़ रहा था। वही उनके पीछे 4 और उड़ने वाले चील थे, जिन पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे, जिन्हें देख लोग कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए। बेशक वह सभी व्यक्ति देखने में विशाल और मजबूत लग रहे थे, उसी के साथ साथ वह काफी खूंखार भी नजर आ रहे थे। उनके चेहरे और शरीर पर काफी बड़े बड़े घाव नजर आ रहे थे, जो दिखने में डरावने और उन्हें और भी ज्यादा खूंखार बना रहे थे। चैप्टर 57। वह सैनिक जल्दी से नीचे आए और राजा चंद्रसेन के आगे झुककर उन्हें प्रणाम करने लगे। वहीं अपने सिपाहियों को आता देख राजा चंद्रसेन घौद के चेहरे पर तो 440 वोट की मुस्कान चिपक गई, जिसके साथ उन्होंने सभी को माही को बंदी बनाने का आदेश दिया। जिसे सुन सैनिकों के सेनापति, जिसका नाम शमशेर शान था, उन्होंने अपनी नजरें उठाकर सामने खड़े लड़के की तरफ देखा। वह यह देखकर थोड़े हैरान हुए कि इस छोटे से लड़के के लिए राजा ने राजशाही सैनिकों को बुलवाया है। वह सभी एक युद्ध सैनिक थे, जिन्होंने बड़े बड़े राजाओं को उनके घुटनों के बल ला दिया था। क्या यह खड़े लोग इतने कमजोर थे या यह लोग उनके साथ मजाक कर रहे थे, जो वह इतनी खतरनाक और निर्दयी सेना को इस बच्चे को पकड़ने के लिए बुला रहे हैं। पर अब वह इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह लोग अपने राजा के हर एक आदेश का पालन करते थे। इसलिए उन्होंने ज्यादा ना सोचते हुए अपने सिपाहियों को माही को पकड़कर बंदी बनाकर लाने के लिए कहा। वही प्रधान अध्यापक जी, जो शुरुआत में राजा चंद्रसेन घोष को समझाने में लगे हुए थे कि वह किसी भी प्रकार का कोई गलत फैसला ना ले, जब उन्होंने देखा कि सैनिक रुद्र को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए आगे आते हुए कहा, राजा चंद्रसेन, आप रहस्यमयी अकेडमी के शिष्य को इस तरह अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। यदि हमारे शिष्य ने अपराध किया है तो हम स्वयं उसे सजा देंगे। यह एक प्रतियोगिता थी जिसमें हार जीत लगी रहती है, और आपके पुत्र ने स्वयं ही रुद्र को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में चुना था। और अगर आपको अभी भी यही लगता है कि इसमें रुद्र की गलती है, तो मैं अभी इसी वक्त रुद्र को रहस्यमयी अकेडमी से निष्कासित करता हूँ। जिसे सुन सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन सभी को प्रधान अध्यापक जी की बातें सही लग रही थी, क्योंकि राजकुमार अंश ने स्वयं ही रुद्र को अपना प्रतिद्वंदी चुना था, तो इसमें महाराज का क्रोधित होना नहीं बनता था। वही राजा चंद्रसेन, जिन्होंने माही को लेकर बहुत से ख्वाब सजा लिए थे कि वह आज माही को पकड़कर उसका क्या क्या हाल करने वाले हैं, प्रधान अध्यापक की बातें सुन वह कुछ समय के लिए चुप हो गए। पर तभी उन्होंने अपनी आवाज को कठोर करते हुए कहा,
जब आपने इस बदतमीज लड़के को अकेडमी से निकाल ही दिया है तो हमें नहीं लगता अब इसका रहस्यमयी अकेडमी से कोई भी रिश्ता है। राजा चंद्रसेन ने प्रधान अध्यापक जी को उन्हीं के फैसले पर चुप करा दिया था। उन्होंने आगे कहा, इसका मतलब अब आप इसे नहीं बचा सकते। आपने इसे इसके किए की सजा दे दी है, परंतु जो इसने मेरी पुत्री के साथ किया है उसकी सजा अभी बाकी है। और अगर अब कोई भी व्यक्ति इस बदतमीज लड़के को बचाने के लिए आगे आया तो वह इसी वक्त समुद्र राज्य का एक दुश्मन बन जाएगा। और आप सभी को पता है कि समुद्र राज्य अपने दुश्मनों को कभी जीवित नहीं छोड़ता। जिसे सुन वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सभी जानते थे कि रिश्ते खत्म होने का मतलब है दुश्मनी शुरू होना, और यदि समुद्र राजा और रहस्यमयी अकेडमी के रिश्ते समाप्त होते हैं तो इसका प्रभाव सबसे अधिक रहस्यमयी अकेडमी पर पड़ेगा। जिसे सोच प्रधान अध्यापक जी परेशान होने लगे। तभी एक शांत मगर बर्फ से समान ठंडी आवाज सभी के कानों में आई, आपको मुझसे प्रतिशोध लेना है तो आप मूर्खों की तरह इतना समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? यह बात मेरे और समुद्र राज के राजा के बीच है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अब कोई बीच में आए। जिसे सुन सभी ने आवाज की दिशा में देखा तो वह माही थी। जिसे देख राजा चंद्रसेन की आंखों में घृणा उतर आई। इस गंदे अनाथ लड़के में इतना गुरूर भरा हुआ था कि वह उन जैसे महान राजा को चुनौती दे रहा था, वो भी उनकी आंखों में आंखें डालकर। जिसे देख राजा चंद्रसेन ने गुस्से में अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा कि पकड़ लो इस घमंडी लड़के को। वही सिपाही जो अपने राजा के आदेश मिलने का इंतजार कर रहे थे वह तुरंत माही को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। जिसे देख राजा चंद्रसेन ने थोड़ा घमंड में हंसते हुए कहा, घमंडी लड़के, अगर तुम हमारे पैरों में गिरकर हमसे अपनी जान की भीख मांगोगे तो हो सकता है कि आज हम तुम्हें जान से ना मारे, वरना यह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वही माही को तो उसकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। बेशक वह दिखने में छोटी थी, पर उसके पिछले जन्म में वह डेविल क्वीन ऐसे ही नहीं कही जाती थी। इसका नमूना वह आज उन लोगों को दिखाना चाहती थी। जिसे सोच माही ने जल्दी से अपनी स्टोरेज अंगूठी में रखे अपने दोनों हथियारों को बाहर निकाला, जिनको माही ने आज तक ऐसे ही किसी युद्ध के लिए रखा हुआ था। इन सभी पर माही ने बहुत ही खास तरह का जहर लगाया हुआ था, जिसके एक बार से ही सामने वाला व्यक्ति तुरंत खत्म हो सकता था। वहीं जैसे ही सभी सैनिकों ने माही पर वार करने के लिए अपने कदम बढ़ाए, माही ने भी तुरंत तेजी से उन सभी पर वार करना शुरू कर दिया। वह आज इस राजा को बताना चाहती थी कि असल डर किसे कहते हैं। वह बहुत ही बेरहमी से उन सभी सैनिकों को मारते जा रही थी। वहीं जब लोगों ने देखा कि सैनिक माही को मारने के लिए आगे आ रहे हैं, जिसे देख वहां खड़े सभी लोग तुरंत पीछे हट गए। वैसे भी किसी को माही को मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सभी तो बस वहां इस तमाशे को देखने के लिए रुके हुए थे, ताकि उन्हें एक अच्छी कहानी मिल सके जिसे वह बाद में लोगों को सुनाने वाले थे। इस समय माही को चारों तरफ से कई सिपाहियों ने घेरा हुआ था, जिन्हें माही बखूबी संभाल रही थी। माही ने अभी तक कई सैनिकों को जान से मार दिया था, जो लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। सभी जानते थे कि समुद्र राज्य की सेना कितनी ताकतवर है। वही सेनापति शमशेर शान, जो माही को युद्ध से पहले एक कमजोर और अनाड़ी बालक समझ रहे थे, जिन्होंने अपने बचपने में आकर राजा चंद्रसेन से दुश्मनी मोल ले ली थी, उसे इस तरह अपने सिपाहियों को मारता देख वह बहुत हैरान थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था न जाने उसने कितने खतरनाक युद्ध लड़े हों। उसका लोगों को मारने का तरीका बहुत ही अजीब था, पर जितना वह तरीका अजीब था उतना ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। जिसे देख वह अब थोड़े परेशान होने लगे। यह शायद पहली बार ऐसा हुआ था जब वह किसी छोटे बालक से हारते हुए नजर आ रहे थे। वही माही लड़ते लड़ते धीरे धीरे राजा चंद्रसेन की तरफ बढ़ती जा रही थी। जिस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया था, वह सभी बस अपने सामने के नज़ारे में खोए हुए थे कि आखिर कैसे एक छोटा सा लड़का राजशाही सैनिकों को बुरी तरह से हरा रहा है। इस समय माही राजा चंद्रसेन के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, जिसे देख सेनापति शमशेर शान थोड़े घबरा गए। वह इस युद्ध में इतने खो गए थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि माही कब अपने स्थान से लड़ते हुए पीछे खड़े राजा चंद्रसेन की तरफ पहुंच गई है। इससे पहले कि वह आगे बढ़कर कुछ कर पाते, माही ने तुरंत एक बार राजा चंद्रसेन के ऊपर कर दिया और तुरंत वहां से गायब हो गई। कुछ देर के लिए तो आसपास के माहौल में एक सन्नाटा छा गया। जो मैदान कुछ समय पहले
तलवारों की आवाज से भरा हुआ था। राजा पर हमला होता देख वहां खड़े सभी लोगों की सांस अचानक ही रुक गई थी। कोई नहीं जानता था कि अगर आज राजा को कुछ हो गया तो दो देशों के बीच कितना बड़ा युद्ध छिड़ सकता है, जिसे सोच अचानक ही वहां बिल्कुल शांति का माहौल बन चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर अभी यहाँ क्या हुआ। माही ने राजा के 10 सैनिकों को मार दिया था और जब सभी ने राजा चंद्रसेन की तरफ देखा तो उनके बाएं हाथ पर चोट लगी हुई थी, जिसे देख सभी ने एक राहत की सांस ली। पर हमलावर यहाँ से गायब हो चुका था। ना चाहते हुए भी अब सभी के मन में यह सवाल आने लगे कि जब वह राजा चंद्रसेन को जान से मार सकता था तो उसने उन्हें सिर्फ एक छोटी सी खरोच क्यों दी। यही सवाल राजा चंद्रसेन के मन में चल रहा था कि आखिर अभी यहाँ क्या हुआ था। पर उन्होंने तुरंत अपने आप को संभाला और अपने सिपाहियों को माही को ढूंढने का आदेश दिया, जिसे सुन वहाँ हैरान परेशान खड़े सभी लोग अपने होश में वापस आए और माही को ढूंढने लगे। रात का समय। इस समय राजा चंद्रसेन रहस्यमयी अकेडमी के अपने कक्ष में बैठे अपने सेनापति पर चिल्लाए जा रहे थे। सुबह से शाम हो चुकी थी, परंतु किसी को भी रुद्र का कोई नामो निशान नहीं मिला कि अचानक वह हवा में कैसे गायब हो सकता है। सभी शाही सैनिकों ने रहस्यमयी अकेडमी के आसपास के जंगलों और यहाँ तक कि अकेडमी के बाहर के शहरों में भी उसे ढूंढ रहे थे, पर किसी को भी कोई छोटा सा भी निशान रुद्र के बारे में नहीं पता चला। राजा चंद्रसेन ने कुछ देर अपने सेनापति से बात करने के बाद उन्होंने शमशेर शान को जाने का आदेश दे दिया। इस समय तक रूपाली और अंश का इलाज होना शुरू हो चुका था। अंश की शक्तियों के स्रोत को बहुत ही हानि पहुंची थी, जिससे शायद वह आगे भविष्य में अपनी शक्तियों को और न बढ़ा पाए। अब उसकी शक्तियां एक ही सीमित रास्ते पर आकर रुक चुकी थी, जहां से उन्हें आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल था। उसके अलावा उसके शरीर पर और भी कई गहरी चोटें आई थी, जिन्हें ठीक होने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता थी। वही रूपाली की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। माही ने रूपाली की कई पसलियों को तोड़ दिया था, जिससे अब वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। चिकित्सक ने राजा को सुझाव दिया कि उन्हें अपने बच्चों को वापस समुद्र राज्य ले जाकर उनका एक अच्छे वैद्य से उपचार कराना चाहिए, जिसे सुन राजा चंद्रसेन ने कुछ नहीं कहा। इतने नुकसान के बाद वह बिना अपने नुकसान की भरपाई के यहाँ से वापस नहीं जाना चाहते थे। वह चाहते थे कि इस नुकसान के बदले वह अपने साथ उस लड़के को लेकर जाए, ताकि बाद में वह उसकी शक्तियों को अपने बेटे अंश को दे सके। परंतु उसके ऐसे अचानक गायब होने से उन्हें माही पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था कि आखिर वह लड़का कैसे हवा में गायब हो सकता है, जैसे वह कभी यहाँ पर था ही नहीं। यही सब सोचते हुए राजा चंद्रसेन काफी परेशान थे। अचानक उनकी आंखों के आगे रुद्र के आखिरी पल आए, जब वह उन्हें देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया था। राजा चंद्रसेन को याद आया जब रुद्र उन पर वार करने के लिए आगे बढ़ा था, तब वह उसे देखकर अजीब प्रकार से मुस्कुराया था, जिसे सोच राजा चंद्रसेन को कुछ तो बहुत अजीब लग रहा था। यही सब सोचते हुए उनका हाथ अचानक अपने गले पर चला गया, पर तभी कुछ महसूस कर उनके हाथ कांपने लगे। उनके माथे पर अचानक ही पसीने आने लगे। उन्होंने एक बार फिर अपने गले में हाथ फेरा, परंतु उन्हें वहां कुछ महसूस नहीं हुआ, जिसे देख वह जल्दी से भागते हुए सामने रखे आईने की तरफ बढ़े। वह इतनी जल्दबाजी में थे कि रास्ते में रखे सामान पर भी उनका ध्यान नहीं गया, जिससे वह गिरकर टूटने लगे। वहीं राजा चंद्रसेन जल्दी से आईने के सामने आकर एक बार फिर अपने गले की जांच करने लगे, परंतु वहाँ कुछ नहीं था। यही सब देखकर अचानक उनके पैर कांपने लगे और वह जमीन पर गिर गए। वही कक्ष से आ रही आवाजों को सुनकर बाहर खड़े सभी सैनिक जल्दी से अंदर आए और अपने राजा को इस तरह जमीन पर पड़ा देखकर सभी घबरा गए। तभी दूसरे सेनापति, जिसका नाम भैरव था, उन्होंने जल्दी से आगे बढ़ते हुए महाराज को संभालते हुए कहा, महाराज, महाराज, क्या हो गया है? क्या आप ठीक हैं? कहीं उस वार में कोई जहर तो नहीं मिला हुआ था? जाइए जल्दी से वैद्य को बुलाए। भैरव ने अपने सिपाहियों की तरफ आदेश देते हुए कहा। वहीं राजा चंद्रसेन तो जैसे अपनी शुद्ध बुद्धि खो चुके थे। उन्हें बार बार माही का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने सामने नजर आ रहा था, जिसे सोच सोचकर अचानक ही वह बुरी तरह चिल्ला उठे। वह किसी पागल की तरह चिल्लाते हुए अपने आसपास के रखे सामान को तोड़ने लगे, जिन्हें देख उनके आसपास खड़े राजशाही सैनिक उन्हें संभालने की कोशिश करने लगे।
पर उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना आपा खो चुके हैं। वहीं दूर अंधेरे में खड़ी एक परछाई जो यह सब दूर से देख रही थी, अचानक ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और कुछ समय यूं ही राजा को देखने के बाद वह तुरंत वहां से गायब हो गई। चैप्टर 58। माही अचानक ही प्रतियोगिता मैदान से गायब हो गई। उसके बाद राजा चंद्रसेन ने अपने सिपाहियों को माही को ढूंढने का आदेश दिया, परंतु किसी को भी कुछ पता नहीं चला। तभी उन्होंने महसूस किया कि उनके गले का लॉकेट जो वह हमेशा अपने साथ रखते थे वह उनके गले से गायब हो चुका था, जिसे सोचकर ही उनके पसीने छूटने लगे। तभी राजा चंद्रसेन ने जल्दी से अपने होश संभालते हुए सामने खड़े अपने सभी सिपाहियों से लगभग चिल्लाते हुए कहा, जाओ ढूंढो उस लड़के को, मुझे वह किसी भी कीमत पर चाहिए, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, मुझे बस वह अपने सामने चाहिए। जिसे सुन सभी सिपाहियों ने एक साथ कहा, जैसा आपका आदेश महाराज। इतना कह एक बार फिर सभी लोग माही की तलाश में निकल गए। वहीं दूसरी तरफ गुरु धनाचार्य जी के कक्ष में, गुरु धनाचार्य जी के औषधि कक्ष में एक काली परछाई अचानक वहां आई, जिसे देख गुरु धनाचार्य जी जो अपने कक्ष में परेशान होकर चक्कर लगा रहे थे अचानक रुक गए। उन्होंने अपनी चिंता भरी नजरों से सामने की दिशा में देखा, जहां एक काली परछाई ने अपना मास्क उतारकर गुरु धनाचार्य जी की तरफ देखा। ये परछाई और कोई नहीं माही थी। वही गुरु धनाचार्य जी ने जल्दी से आगे आकर माही के दोनों हाथों को पकड़ते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में पूछा, तुम ठीक हो ना? तुम ऐसी वैसी हरकतें क्यों करती रहती हो? मैंने कहा था ना कि जब तक मैं यहाँ ना आऊं तब तक यहीं रहना। जिसे सुन माही ने अपना सर झुका लिया, जिसे देख उन्होंने जल्दी से माही से कहा, अब चलो मेरे साथ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें चारों दिशाओं में ढूंढा जा रहा है। जिसे सुन माही ने अपना सर हाँ में हिला दिया। इस समय रात का समय था। अकेडमी में चारों तरफ शांति पसरी हुई थी, जिसमें दो परछाइयां तेजी से अकेडमी के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ रही थी। तभी एक स्थान पर आकर वह दोनों परछाइयां रुकी। अचानक गुरु धनाचार्य जी की आवाज आई, माही, मैं ये रास्ता खोलने जा रहा हूँ। ये सीधा यहाँ से तुम्हें भ्रम के जंगल तक ले जाएगा। याद रखना, इस रास्ते को मैं ज्यादा समय तक नहीं खोल पाऊंगा, इसलिए तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकलना। जिसे सुन माही ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया। गुरु धनाचार्य जी ने अपने पास से एक छोटा सा पत्थर निकालते हुए उसे उस विशाल दीवार के एक छोटे से कोने में लगाया। कुछ समय रुकते ही उस दीवार के चारों तरफ रोशनी फैलने लगी और अचानक एक दरवाजा खुला, जिसे देख गुरु धनाचार्य जी ने जल्दी से माही को अंदर जाने के लिए कहा। जिसे सुन माही ने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए, पर अचानक ही उसके चलते कदम रुक गए। उसने एक नज़र पीछे पलटकर अपने गुरुदेव की तरफ देखा, जो अपनी आंखों में नमी लिए उसी की तरफ देख रहे थे। माही कुछ समय उन्हें यूं ही देखती रही, जिसे देख गुरु धनाचार्य जी ने अपने इमोशन को काबू करते हुए माही को जल्दी जाने का इशारा किया। जिसे देख माही मुस्कुरा दी। उसने मुस्कुराते हुए अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मेरी शिक्षा आधी अधूरी है, पर मेरा वादा है मैं जरूर एक दिन अपनी शिक्षा पूर्ण कर अपना नाम इस दुनिया में रोशन करूंगी। कहते हुए अचानक माही ने अपने घुटनों के बल बैठते हुए अपना सर झुकाकर गुरु धनाचार्य जी से कहा, आज से और अभी से आप मेरे पहले और अंतिम गुरु होंगे। जिसे सुन गुरु धनाचार्य जी की आंखों में रुके हुए आंसू अचानक ही बह गए। उन्हें एक के बाद एक अपने और माही के वह सभी बीते पल अपनी आंखों के सामने से गुजरते नजर आए। जब पहली बार वह माही से मिले थे, उनका माही से मिलना और माही का वह बेबाक प्रश्न जो हमेशा गुरु धनाचार्य जी से पूछती रहती, धीरे धीरे वह पल अचानक गुरु धनाचार्य जी की आंखों के सामने से गुजरने लगे। वही माही जल्दी से अपने स्थान से खड़ी हुई और बिना पीछे पलटे सीधा गुफा के अंधेरों में कहीं गायब हो गई। जिसे देखकर गुरु धनाचार्य जी मुस्कुरा दिए। शायद वह समझ गए थे कि माही अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। वह कुछ समय यूं ही अपनी खाली आंखों से उस गुफा के अंधेरे की तरफ एकटक देखते रहे। कुछ समय यूं ही देखने के बाद उन्होंने जल्दी से उस पत्थर को उसके स्थान से हटाया, जिस कारण वह दीवार एक बार फिर बनने लगी और कुछ देर में वह एक बड़ी सी दीवार में परिवर्तित हो गई। जिसे देख गुरु धनाचार्य जी भी जल्दी से वहां से चल दिए। उनका ज्यादा समय यहाँ रुकना सही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ उस बड़ी सी गुफा से होते हुए माही आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। उस गुफा के चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था।
जिसे धीरे धीरे माही सावधानी से पार कर रही थी। कुछ दूर यूं ही अंधेरे में चलने के बाद माही को कुछ दूर कहीं एक प्रकाश की किरण नजर आई, जिसे देख माही जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर की मेहनत के बाद आखिरकार माही उस अंधेरे से भरी गुफा से बाहर आ चुकी थी, जिसे देख उसने एक राहत भरी सांस ली। उसने तुरंत अपने पास से गुरु धनाचार्य जी द्वारा दिया गया वह पत्थर निकाला जो उन्होंने माही को गुफा के अंदर जाने से पहले दिया था। माही ने जल्दी से उस पत्थर को गुफा के एक कोने में लगाया, जिससे कुछ ही समय में वह गुफा बंद हो गई। तभी माही का ध्यान अपने आसपास के वातावरण पर गया। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद माही को पता चला कि यह अभ्रम जंगल का वही छोर था जहां माही को छोटा ड्रैगन मिला था। वह इस जंगल का सबसे खतरनाक माने जाने वाला इलाका दक्षिणी इलाका था, जिसे देख माही समझ गई कि आखिर क्यों उसके गुरु ने उसे इसी दिशा में जाने के लिए कहा था, क्योंकि अगर राजा के लोग माही को अकेडमी से बाहर ढूंढने के लिए आए तो वह इस दिशा में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सभी को पता था कि यह इलाका कितना ज़्यादा खतरनाक है। कुछ समय उसी स्थान पर खड़े रहने के बाद माही ने अपने पास से छोटे ड्रैगन को निकाला, जो इस समय उसकी स्टोरेज अंगूठी में आराम कर रहा था। वह माही को देखते ही छोटा ड्रैगन ने तुरंत कूदकर माही को पकड़ लिया, जिसे देख माही ने प्यार से छोटे ड्रैगन का सर सहलाया। वह बहुत समय बाद अपने छोटे ड्रैगन को इस तरह प्यार कर रही थी। तभी कुछ सोचते हुए माही ने जल्दी से छोटे ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम अपना रूप बदल सकते हो? वही माही की बातें सुन छोटे ड्रैगन ने अपना छोटा सा सर जल्दी से हाँ में हिलाया, जिसे देख माही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। माही ने अपनी बहुत सी शक्तियों को छोटे ड्रैगन को दे दिया था, जिस वजह से वह अब सिर्फ अपनी इंसानी रूप को ही बदल सकती थी। उसके पास अब कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जिससे वह किसी जीव में बदल पाए। इसलिए माही ने जल्दी से छोटे ड्रैगन को एक चील में बदलने के लिए कहा, जिसे सुन छोटे ड्रैगन ने अपना सर हाँ में हिलाया और अपना रूप एक बड़े से चील में बदल लिया। माही ने ज्यादा ना सोचते हुए छोटे ड्रैगन पर सवार हो गई। उसे सुबह होने से पहले इस जंगल से निकलना है, जिसके बारे में माही ने छोटे ड्रैगन को बताया, जिसे सुन छोटे ड्रैगन ने अपना सर जल्दी में हाँ में हिलाया और बहुत ही तेजी से भ्रम के जंगलों को पार करने के लिए उड़ान भरी। इस समय माही आसमान में थी। उसने अपनी काली गहरी नजरों से उस चोटी की तरफ देखा जहाँ से रहस्यमयी अकेडमी का दरवाजा खुलता था। माही ने कुछ समय उसे देखा और फिर अपनी नजरें फेर ली। तभी माही ने अपने पास से एक लॉकेट को निकाला। यह वही लॉकेट था जिसे माही ने राजा चंद्रसेन के गले से छीन लिया था। माही बहुत ध्यान से इस लॉकेट को देख रही थी, जो एक सूर्य के आकार में बना हुआ था। उसके अंदर एक हरे नीलम पत्थर को लगाया गया था, जो थोड़ी थोड़ी देर में चमकता और बुझ जाता। इस समय माही ध्यान से उस लॉकेट को देख रही थी। चैप्टर 59। माही अपने हाथ में मौजूद उस लॉकेट को ध्यान से देख रही थी, जिस पर सूर्य के आकार में एक नीलम का पत्थर लगा हुआ था, जो काफी हरी और नीली रोशनी में जलता तो कभी बुझ जाता। माही बहुत ध्यान से इस लॉकेट को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि उसने क्यों इस लॉकेट को राजा के गले से छीन लिया था। उसने खुद इस लॉकेट को पाया है या यह लॉकेट खुद उसके पास आया है, क्योंकि जब माही ने राजा चंद्रसेन को अंश को संभालते हुए उस बड़े से गड्ढे में देखा था, तभी उसकी नजर इस लॉकेट पर गई थी, जो शायद उनकी जल्दबाजी और हड़बड़ाने के कारण उनके गले से बाहर दिखने लगा था, जिसे देख माही को उससे एक अलग ही आकर्षण हो रहा था। वह कुछ समय तो उस लॉकेट को देखने में ही लगी रही। यह कुछ ऐसा था जैसे वह लॉकेट माही को सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए माही प्रतियोगिता मैदान में इतने समय तक चुप रही, ताकि एक अच्छा समय मिलने पर माही उस लॉकेट को राजा चंद्रसेन से ले सके, और उसे वह अच्छा समय मिला भी। यही सब सोचते हुए माही उस लॉकेट को देखने लगी। तभी उसका ध्यान कुछ दूरी से आती आवाजों पर गया, जिसे सुन वह अचानक ही सतर्क हो गई। माही ने जल्दी से छोटे ड्रैगन को नीचे उतरने का आदेश दिया। वह चुपचाप जाकर एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गई। कुछ समय ही बीता था कि तभी उसे ऊपर कुछ बड़ी चीलें नजर आई, जिसके ऊपर समुद्र राज्य के सैनिक बैठे हुए थे, जिन्हें देख माही ने अच्छे प्रकार से अपने आप को छुपा लिया। वह तो शुक्र है उसे सही समय पर अपने आसपास खतरा महसूस हो गया था, इसलिए उसने जल्द ही अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ लिया। वह ध्यान से उन लोगों की तरफ देख रही थी जो एक ही जगह पर रुककर आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे।
तभी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हें यहीं से वह आवाज आई थी? जिसे सुन उस सिपाही ने अपने चारों तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मुझे इस तरफ से कुछ महसूस हुआ था, जैसे कोई व्यक्ति हवा के जरिए यहाँ से जा रहा हो। जिसे सुन दूसरे युवक ने कहा, परंतु अभी तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है, हो सकता है तुम्हारा भ्रम हो। हमें इन चीजों में अपना ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है। मुखिया का आदेश है कि जल्द से जल्द उस लड़के को ढूंढा जाए। जिसे सुन वह व्यक्ति जो अभी भी चारों तरफ अपनी नजरें कर कुछ ढूंढने और महसूस करने की कोशिश कर रहा था, उसने हार मानते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और वापस अकेडमी की तरफ बढ़ने लगे। वहीं उन लोगों के जाने के आधे घंटे बाद माही उस पेड़ के पीछे से बाहर आई। वह जल्दबाजी में कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने आज रात यहीं रुकने का फैसला किया, जिसके लिए माही कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगी। कुछ देर की खोजबीन के बाद माही को एक छोटी सी गुफा नजर आई, जिसे देख माही जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गई। यह गुफा बाहर से जितनी छोटी लग रही थी, अंदर से काफी बड़ी थी। उस गुफा की पूरी जांच करने के बाद ही माही ने आज रात इसी गुफा में रुकने का फैसला किया। उसने किसी स्टोरेज अंगूठी में से खाने के लिए कुछ फल और पीने के लिए थोड़ा पानी भी निकाल लिया, जिसे देख छोटा ड्रैगन जल्दी से माही के पास आ गया। माही ने एक छोटा सा मांस का टुकड़ा छोटे ड्रैगन के लिए भी निकाला और उसे खाने के लिए दे दिया, जिसे देखकर छोटा ड्रैगन खुशी से अपना खाना खाने लगा। इस समय गुफा में काफी अंधेरा था, जिसे चांद की रोशनी कुछ हद तक कम करने में लगी हुई थी। माही इस समय आग जलाकर अपने लिए कोई भी नई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने आज रात ऐसे ही अंधेरे में बिताने का फैसला किया। उसने गुफा की दीवार से अपनी कमर को सटाया और कुछ समय आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं वह सूर्य के आकार का लॉकेट अभी भी माही के पास ही रखा हुआ था, जिस पर चंद्रमा की रोशनी आ रही थी। माही की आंख लगे अभी कुछ समय हुआ था कि अचानक उसे अपने आसपास कोई हलचल महसूस हुई, जिसे महसूस कर माही ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और अपनी काली आंखों से अपने आसपास के वातावरण में उस हलचल को महसूस करने की कोशिश करने लगी। बहुत देर बाद भी जब उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, तो माही ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी, पर दोबारा उसे अपने आसपास कुछ हलचल महसूस की। इस बार माही ने अपनी आंखें नहीं खोली और अपनी आंखें बंद कर यह पता लगाने की कोशिश करने लगी कि आखिर यह हलचल किस दिशा से आ रही है। तभी अचानक माही ने एकदम से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें किसी नीली आंखों से जा मिली, जो उसके चेहरे के बिल्कुल करीब होकर उसे देख रही थी, जिसे देख माही के दिल की धड़कनें अचानक ही बढ़ गई। वहीं जब उन नीली आंखों ने देखा कि उसके सामने बैठे लड़के ने उसे देख लिया है, तो वह जल्दी से छुपने की कोशिश करने लगा। वहीं माही तो इतना डर गई थी कि उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर दोबारा खोली, पर अब उसके पास कोई नहीं था, जिसे देख माही अपने आसपास उस जगह को देखने लगी। तभी उसके पास की चट्टान के पास कुछ हिलता महसूस हुआ, जिसे देख माही अपने स्थान से खड़ी हुई और उस दिशा में बढ़ गई जिस दिशा में उसे यह हलचल महसूस हो रही थी। कुछ कदम बढ़ाने के बाद ही माही को वह चीज साफ साफ नजर आने लगी। यह कोई इंसान था, परंतु उसके शरीर के आसपास से हरी और नीली रोशनी निकल रही थी, जो माही को बहुत अजीब लगा। वह व्यक्ति अपने आप को उस छोटी सी चट्टान में छुपाने की कोशिश में लगा हुआ था, जिसे देख माही ने अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे छूने की कोशिश की, पर वह यह देखकर हैरान थी कि उसका हाथ उस व्यक्ति के आर पार जा रहा था, जिसे देख माही कुछ समय उसे देखकर यह समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर वह क्या है। क्या यह उसका कोई सपना है या उसके दिमाग का बनाया हुआ भ्रम। तभी माही ने अपनी आवाज को कठोर करते हुए उससे सवाल किया, कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ? जिसे सुन वह व्यक्ति, जो अभी तक पत्थरों के पीछे छुपकर यह समझ रहा था कि शायद वह माही से बच गया है, पर अपने आप को पकड़ता पाकर उसने पीछे की तरफ मुड़कर देखा। इस व्यक्ति की उम्र तकरीबन 30 के आसपास रही होगी। उसकी हाइट काफी लंबी थी। उसका रूप और शरीर काफी मजबूत और आकर्षित लग रहा था, जिसके पास उसने नीले रंग की राजशाही पोशाक पहनी हुई थी, जिसे देखकर माही को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई राजा हो। उसकी आंखें गहरी नीली थी और उसके बाल सुनहरे थे, जो उसके कंधों तक आते थे। माही कुछ समय तक उस व्यक्ति को ऐसे ही देखती रही, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है। चैप्टर 60। माही ध्यान से अपने सामने खड़े उस व्यक्ति को देख रही थी।
जो इस समय उसके सामने खड़ा था। तभी माही ने उससे सवाल किया, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जिसे सुन वह परछाई जो अभी तक एकटक माही को देख रही थी, इस समय उसके सामने एक छोटा सा लड़का खड़ा था जो इस समय एक गंभीर चेहरे के साथ उसकी तरफ देख रहा था। उसने कुछ समय अपने सामने खड़े लड़के को देखा और फिर माही को जवाब देते हुए कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? जिसे सुन माही ने अपनी अजीब नजरों से अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा। क्या अगर वह उसे जानती तो क्या वह उससे ये सवाल पूछती कि तुम कौन हो? माही ने अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए ध्यान से अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता तुम में ऐसा कुछ भी है जिसे जानने के लिए मैं तुम्हें जानूं। इतना सुन उस व्यक्ति की आंखों में अचानक से उदासी छा गई। वह धीरे से चलते हुए पास रखी छोटी सी चट्टान पर बैठ गया और ऊपर आसमान में देखते हुए उसने कहा, मैं भी तुमसे क्यों यह प्रश्न कर रहा हूँ। शायद अब तो मुझे कोई नहीं जानता होगा। अब तो मेरी मृत्यु को हुए 25 बरस हो चुके हैं, पर शायद ही अब मैं किसी की यादों में होऊंगा। वही माही ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बातें सुनती रही। उसे यह जानना था कि आखिर यह व्यक्ति कौन है और अचानक कहां से उसके सामने प्रकट हो गया। तभी उसके कानों में उस आदमी की आवाज आई, क्या तुम समुद्र राज्य को जानती हो? जिसे सुन माही ने अपना सर हाँ में हिलाया। यह देखते हुए उस व्यक्ति ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं समुद्र राजा का राजा सोमसेन हूँ। जिसे सुन माही ने हैरानी से पलटते हुए अपने सामने बैठे व्यक्ति की तरफ देखा जो इस समय ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। लुक्स ने उसे बताया था कि राजा सोमसेन एक खतरनाक बीमारी के कारण मर चुके थे। तो क्या यह उसकी आत्मा थी? पर यह माही के पास क्यों आए थे? इस समय माही के मन में हजारों सवाल उमड़ने लगे जिनका जवाब उसे अपने सामने बैठे व्यक्ति से ही मिल सकता था। वही शायद राजा सोम ने माही के दिल की बात को समझ लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि शायद तुम ही वह व्यक्ति हो जो मेरे कार्यों को पूरा कर मुझे मुक्ति दिला सकती हो। फिर उन्होंने सामने रखे लॉकेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं पिछले 25 वर्षों से इस लॉकेट के अंदर कैद था। कहने को तो मेरा शरीर 25 वर्षों पहले ही समाप्त हो गया था, परंतु मेरी आत्मा आज भी इस लॉकेट में जीवित थी। जिसे सुन माही अपने सामने बैठे व्यक्ति को देखने लगी जो उसके सर पर बम फोड़े जा रहा था। तभी माही ने राजा सोम को बीच में टोकते हुए कहा, एक मिनट मुझे समझने दीजिए। तो आपका कहना है कि आप पिछले 25 वर्षों से अपने ही भाई के गले में उपस्थित लॉकेट में बंद थे। वही राजा चंद्रसेन का नाम सुनते ही राजा ने गुस्से में लगभग दहाड़ते हुए कहा, वह मेरा भाई नहीं है, वह सिर्फ एक लालची और खुदगर्ज इंसान है जो सत्ता और शक्ति के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। जो व्यक्ति अपने भाई को मार सकता है, अपनी भाभी को मार सकता है और रोज मेरे बेटों को मारने की कोशिश करता है, क्या ऐसा व्यक्ति एक नज़र इंसान कहलाने के लायक भी है? वह इंसान की शक्ल में एक भेड़िया है जो समय पड़ने पर अपनों को ही मार सकता है। यह सभी बातें कहते हुए राजा सोम के चेहरे पर चंद्रसेन के लिए सिर्फ नफरत और घिन भरी हुई थी, जिन्हें देखकर ही माही यह बता सकती थी कि राजा सोम किस हद तक राजा चंद्रसेन से नफरत करते हैं। तभी माही ने अपना गला साफ करते हुए कहा, क्या आप सही तरीके से बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है और आप किस मकसद से मेरे पास आए हैं? जिसे सुन राजा सोम ने भी बिना ज्यादा बातों को घुमाए अपनी कहानी माही को बताना शुरू किया। आज से 25 बरस पहले वो काली रात मुझे आज भी याद है जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। कहते हुए उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने बीते कल के बारे में सोचने लगे। वह उस समय में वापस लौट गए जब वह समुद्र राज के राजा हुआ करते थे। उनका राज्य बहुत ही शक्तिशाली और खुशहाल हुआ करता था। उस समय राजा सोमसेन अपनी गर्भवती पत्नी के साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए अपने छोटे महल में गए ताकि वह अपने होने वाले बच्चे और अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिता सके। पूरे राज्य में राजा के होने वाली पहली संतान को लेकर बहुत ही उल्लास भरा माहौल था क्योंकि राजा सोम की पहली संतान ही समुद्र राज्य के मुकुट राजकुमार या मुकुट राजकुमारी होने वाली थी। वही उसी समय राजा चंद्रसेन अपनी शिक्षा पूर्ण कर वापस समुद्र राज लौट आए। उन्हें शुरुआत से ही यह सत्ता अपने हाथों में चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने बरसों तक एक सही समय का इंतजार किया जो उसे समय उसके हाथों में आ गया। उन्होंने अपने कुछ खास विश्वास पात्र लोगों के साथ मिलकर राजा सोम को एक खास प्रकार का जहर उनके खाने के जरिए दे दिया। उस समय राजा सोम ने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया
क्योंकि वह अपनी आने वाली संतान की खुशी में बहुत खुश थे, जिसका फायदा राजा चंद्रसेन ने बहुत अच्छी तरह उठाया। उन्होंने धीरे धीरे राजमहल के सभी अधिकारियों को अपने कब्जे में करना शुरू कर लिया और सही समय आने पर अचानक ही रात को छोटे महल पर आक्रमण कर दिया, जिसे देख राजा सोम भी उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वह हमेशा ही अपने सौतेले भाई की नीयत को जानते थे कि उनकी नज़र हमेशा उनके राजपाट पर ही थी। पर तभी उस जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया और अचानक ही राजा सोम का सारा शरीर किसी पत्थर की मूर्ति के समान जम गया। उन्हें आज भी चंद्रसेन का वह घिनौना चेहरा याद है जो उन्हें इस तरह तड़पता देख मुस्कुराया जा रहा था। इसके बाद से ही उनके बुरे दिन शुरू हो गए। चंद्रसेन ने पूरे राज्य में यह खबर फैला दी कि राजा सोम एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं, जिसके बाद धीरे धीरे राजा चंद्रसेन ने सारे राज्य को हड़पना शुरू कर दिया। वह रोज उनसे मिलने आते और उन्हें अपने किए हुए कारनामे बताते, जिन्हें सुनकर राजा सोम कुछ नहीं कर पाते। राजा चंद्र ने उनकी पत्नी को भी एक अलग महल में बंद कर दिया था, जिस वजह से वह अपनी पत्नी से भी नहीं मिल सकते थे। पर वह इतने पर भी नहीं रुक, उसने राजा सोम के सभी विश्वास पात्रों को एक एक कर खत्म कर दिया। कुछ लोगों को तो चंद्रसेन ने राजा सोमसेन के सामने ही खत्म कर दिया था। उस समय राजा सोम बस अपने विश्वास पात्रों को अपना जीवन त्यागते हुए देख सकते थे। चंद्रसेन ने राजा बनने के लिए बहुत ही गलत तरीकों को अपनाया था। उसने कई ऐसे गलत और शक्तिशाली लोगों से अपने अच्छे संबंध बनाए, जिन सभी ने मिलकर उन्हें राजा बनने में सहायता प्रदान की। पर एक दिन राजा सोम के एक विश्वास पात्र लोगों में से एक व्यक्ति ने उन्हें बचाने की कोशिश की, जिसका पता चंद्रसेन को लग गया, जिसे सुन वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने बहुत ही बेरहमी से राजा सोम के आदमी को उसकी आंखों के सामने मार दिया और कुछ काली शक्तियों की सहायता से उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर लॉकेट में बसा दिया, जिससे वह सदा सदा के लिए उसके गले में मौजूद लॉकेट में कैद हो गए। वह बेशक उस लॉकेट में कैद थे, परंतु वह अपने राज्य में हो रही हर घटना को देख और सुन सकते थे। उन्होंने अपने पुत्र को अकेले अनाथों की जिंदगी जीते हुए देखा, जिसको बार बार चंद्रसेन ने मारने की कोशिश की, परंतु कुछ अच्छे लोगों के कारण उनका पुत्र जीवित रह सका। राजा सोम धीरे धीरे माही को अपनी सारी कहानी सुना रहे थे, जिसे सुन माही को भी कुछ समय के लिए उनके लिए बुरा लगा। उसे उनका और मीरा का आपस में एक कनेक्शन सा फील हुआ। जिस तरह मीरा के साथ उसके अपनों ने ही धोखा दिया था, उसी प्रकार राजा सोम के साथ भी उनके अपनों ने ही षड्यंत्र रचे थे, जिनके परिणाम उनकी दोनों की ही मौत निकली। शायद यही कारण था कि माही यहाँ आकर किसी से भी अपने संबंध नहीं बनाना चाहती थी। तभी राजा सोम की आवाज सुन माही अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने एक नज़र राजा सोम की तरफ देखा, जो इस वक्त माही की तरफ ही देख रहे थे। उनकी आंखों में इस समय एक उम्मीद और दर्द नजर आ रहा था, जिसे देख माही ने कुछ नहीं कहा। कुछ समय की शांति के बाद माही ने उनसे सवाल किया, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? जिसे सुन राजा सोम ने अपनी आंखों में एक चमक लाते हुए माही की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम ही मेरी और आखिरी उम्मीद हो। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मैं तुम्हें कोई जोखिम भरा कार्य करने के लिए नहीं कहने वाला हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम समुद्र राज्य जाओ और मेरे पुत्र अभय की सहायता करो। तुम इतना तो जान ही गई हो कि चंद्रसेन एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। वह अपना कार्य निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस समय मेरा राज्य एक बड़े खतरे में है, जिसे सिर्फ अब तुम ही बचा सकती हो।